दोस्तों आज मैं आपको श्रुति बुक्स रीडिंग हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन अभी अगर बात करें तो नेट एग्ज़ाम 2025 की अभी नेक्स्ट मंथ में है, तो आपको ये डिटेल में आपको पढ़ना है और समझना है। और एक बात हमेशा याद रखना है, जो श्रुति का बुक्स है उसमें से 101% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। तो हम पे फर्स्ट स्टार्टिंग एक्सटेंशन एजुकेशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। अभी जितने भी श्रुति के बुक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसमें हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो नेट के लिए, एआरएस के लिए, जीआरएफ के लिए, सोशल साइंस में अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो इसी के बेसिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन की अगर बात करें तो एक्सटेंशन में इंपॉर्टेंट है इसी को नॉन फॉर्मल एजुकेशंस। एक्सटेंशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक्सटेंशन को ही नॉन फॉर्मल एजुकेशंस बोला जाता है, ये बात हमेशा आपको यह पता होनी चाहिए। अब हम वन बाय वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नंबर वन देखिए आप, एक्सटेंशन इज अ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। देखिए लैटिन रूट से लिया गया है, बहुत सारे ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है। 101% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चंस पे कि डायरेक्टली पूछा जाए। लैटिन रूट फॉर द वर्ड एक्सटेंशन एक्स और स्टेंशो। देखिए ये दोनों पार्ट्स इंटर रिलेटेड है, एक्स और टेंशन। एक्सटेंशन में आपको हमेशा पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन इज अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या एक्सटेंशन इज अ स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सटेंशन। बेसिकली रूरल एरिया के लिए एक्सटेंशन इज लिटरली मीन्स टू स्ट्रेचिंग आउट। मैंने आपको बताया कि स्प्रेडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशंस, स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज, आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इन्फॉर्मेशंस टू द रूरल पीपल्स, इसी को हम एक्सटेंशन बोला जाता है। जिसके नेक्स्ट है हुलगराइजेशन। हुलगराइजेशन मीन्स पॉपुलराइजेशंस भी इसे बोला जाता है। और ये फ्रेंच इज इक्वलेंट फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच में एक्सटेंशन को ही हुलगराइजेशंस बोला जाता है। उसके बाद में है डच वर्ड फॉर द एक्सटेंशन, हुरलिचिंग्स मीन्स द लाइटिंग द पाथ्स। ये लास्ट ईयर में इसे इस क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आया था, एक क्वेश्चंस एआरएस में और एक क्वेश्चंस नेट में भी इसे पूछा गया था। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखना है, नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेट, देखिए नेट के लिए एआरएस में भी इस पे क्वेश्चंस आता है, एआरएस में भी। और जीआरएफ, देखिए जीआरएफ में भी इस पे क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है हुरलिचिंग्स, लाइटिंग द पाथ्स। हमेशा ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ना वो आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है द अरेबिक वर्ड। द अरेबिक वर्ड ए आई इरशाद मीन्स गाइडेंस। देखिए ए आई इरशाद मीन्स गाइडेंस होता है। द जर्मन वर्ड्स बेराटंग मीन्स एडवाइजरी वर्क्स। बेराटंग मीन्स एडवाइजरी वर्क्स। द स्पेनिश वर्ड कैपेसिटेशंस मीन्स ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग द कैपेसिटी। ये जो छोटे छोटे वर्ड है ना आपको पता ही होना चाहिए, इसको रटना ही पड़ेगा आपको। थाई लाव वर्ड सॉन्ग स्विज मीन्स टू प्रोमोट। देखिए जापानीज वर्ड है सॉन्ग, थाई लाव वर्ड सॉन्ग स्विम्स मीन्स द टू प्रोमोट। द पर्शियन वर्ड तारविज गॉस्ट्रेस means to promote and to extend the ideas. Indonesia word penuliu or hand means give illuminations in the darks, coming from word sulus और the obelis। ये सभी वर्ड्स आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा इसे, अदरवाइज कोई चांस नहीं। इसका मीनिंग उनके लैंग्वेज में अलग है, आप हमारे लैंग्वेज में अलग है। क्या लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या है हमें इस लैंग्वेज के बारे में तो कुछ पता नहीं है, बट आपको ये रटना ही पड़ेगा क्योंकि इस पर क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है। एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस भी इस पर पूछा जाता है। उसके बाद में है द आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर द रूरल पीपल। ये आपको ऑलवेज पता होना चाहिए कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इज़ अ नॉन फॉर्मल एजुकेशंस। देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन से इसी को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन इज़ अ नॉन फॉर्मल एजुकेशंस, ये आपको हमेशा याद रखना है। और देखिए द आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशंस, मैंने आपको अभी बताया कि द आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशंस एक्सटेंशन एजुकेशन को बोला जाता है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज स्टार्ट्स विद द
प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑफ द लर्नर। देखिए प्रैक्टिकल पे काम कर, एक्सटेंशन का काम ही है एक्चुअली फील्ड में जो चीज़ें है फार्मर के प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्यूशंस देना है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सटेंशन। मेन पर्पज एक्सटेंशन का यही है कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, फार्मर के कोई प्रॉब्लम्स है या किसी भी तरह के उनके विलेज के प्रॉब्लम्स हो, फील्ड के प्रॉब्लम्स हो, फार्म के प्रॉब्लम्स हो, क्रॉप के प्रॉब्लम्स हो, ऑन फील्ड में उनको उनके साथ में डिस्कस करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसीलिए तो इसे नॉन फॉर्मल एजुकेशंस बोला जाता है और दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। उसके बाद में है एक्सटेंशन इज़ द अप्लाइड साइंस। लीगल्स के अनुसार ये पूछा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि एक्सटेंशन इज़ अ अप्लाइड साइंस। देखिए अप्लाइड साइंस है, ऐसा नहीं है कि आप इसे ये कर सकते हो, अप्लाइड करोगे तभी एप्लीकेशन डायरेक्टली अप्लाइड करना है, जो चीज़ें आप सीख रहे हो ना उसे अप्लाई कीजिए फील्ड में, अप्लाई करने के बाद में इसी को हम एक्सटेंशन बोला जाता है। क्योंकि अगर आप लेबोरेटरीज में देखिए लैब में वर्क कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ऑलवेज, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर्स। अगर आपको चीज़ें पता है, अगर आपको देखिए मैंने आपको बताया कि आपके पास में नॉलेज है, मैं आपको बताता हूँ आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में आइडियाज़ हैं या आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी हैं या बट ये आप स्प्रेड नहीं कर पा रहे हो, लोगों के साथ में डिस्कस नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो कोई बेनिफिशियल्स नहीं होगी। तो इसलिए आपको इस पे भी काम करना है। इसीलिए लीगल्स ने बताया कि एक्सटेंशन इज़ अ अप्लाइड साइंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको हमेशा, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इस पे। क्यों क्वेश्चंस पूछा जाता है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन देखोगे कि नेट ARS में इस पे 100% चांसेस होते हैं कि इस पे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। देखिए पार्ट डिपेंड करता है यार कि आप पार्ट किस तरह से उसे इवेल्युएट कर रहे हो, किस तरह से आप पढ़ रहे हो, तो ये आप पे भी डिपेंड करता है डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। पहले ही बताया दिया नॉन फॉर्मल, व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखिए तीन प्रकार के एजुकेशंस, तीन प्रकार के ये होते हैं हम एजुकेशन के टाइप्स। जैसे कि नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि ये है होता है कि फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। सेकंड होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट पार्ट में वो हम पढ़ने वाले हैं। और थर्ड होता है ये थर्ड होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम एक्सटेंशन को बोला जाता है। फॉर्मल एजुकेशन में जो भी हमारा ऑफिशियल वर्क है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, ये सभी फॉर्मल एजुकेशन में आएगी। इनफॉर्मल एजुकेशन में जो हमारा फैमिली फ्रेंड्स है वहाँ पे हम जो भी डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ इनफॉर्मल एजुकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो थ्री टाइप्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। यू मेंशन दैट इज the questions always asking exam along with the examples। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है ये भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में है एक्सटेंशन इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस, दिस देखिए टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस मीन्स क्या है? एक्सटेंशन वर्कर, एक्सटेंशन वर्कर और डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन आएगा, यहाँ पे फार्मर्स हैं, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशंस होगा, दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसमें सॉल्यूशंस, दोनों के बीच में डिस्कस होगा। जो चीज़ें आप बता रहे हो ना वो एग्जैक्टली आपको वहाँ पे प्रोसेस करना है, प्रॉब्लम से तो सॉल्यूशंस देना है। तो इसीलिए अगर आप कोई चीज़ें इन्फॉर्म कर रहे हो, फार्मर के साथ में डिस्कस कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन से कोई भी चीज़ें मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे डिस्कस होना ही होना है। और टू वे प्रोसेस है, एग्जैक्टली अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे सॉल्यूशन भी देना है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, टू वे प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वैल्यूज़ इसी को दी जाती है। टू वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस ऑलवेज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फार्मर और रिसर्चर्स, ये दोनों चीज़ों में जैसे मैंने एक्सटेंशन वर्कर बताया, एक्सटेंशन वर्कर हो, एक्सटेंशन ऑफिसर हो, रिसर्चर हो या कोई टीचर हो, कोई जहाँ पे समझे कि एक्सटेंशन मतलब जो भी लोग हैं, एग्रोनॉमिस्ट हो या साइंटिस्ट हो, ये सब कुछ चीज़ें फार्मर के साथ में डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और कभी कभी इसी पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आता है। उसके बाद में है द फर्स्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड फॉर द स्प्रेड ऑफ एकेडमिक नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू द लेक्चर एंड द पब्लिकेशन इन स्कॉटलैंड में हुआ था। ये आपको 100% इस पे फोकस करना है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है।
उसके बाद में है द टर्म एक्सटेंशन वॉज ओरिजिनेटेड इन, इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था 1866 में। 1866 आपको पता होना चाहिए। देखिए लीगन्स में इंग्लैंड में फर्स्ट स्टार्टिंग में इंग्लैंड में ही ज़्यादातर एक्सटेंशन का यूज़ हुआ था ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए। इंग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1866 में जब इंडिया में कुछ भी इतना डेवलपमेंट नहीं था, उस वक्त में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ज़्यादातर ये रूरल एरिया में काम करना स्टार्ट कर दिया था इंग्लैंड में। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता भी थी वहाँ पे, इसलिए द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशंस 1873 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड में, ये भी इंग्लैंड में जो टर्म है ना एक्सटेंशन फर्स्ट स्टार्टिंग में, अगर आप बात करोगे इस पर फर्स्ट स्टार्टिंग की जो टर्म है वो भी इंग्लैंड में ही उसे इनोवेट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में है द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप टू गिव द लेक्चर टू वुमेन्स एसोसिएशंस एंड वर्किंग मैंस क्लब डन बाय द जेम्स टिवेट। जेम्स टिवेट, देखिए जेम्स टिवेट बहुत इंपॉर्टेंट। जेम्स टिवेट इज द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन जेम्स टिवेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन को जो बोला जाता है ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ फादर्स बोला जाता है। इन्होंने सोशल साइंस में, इन्होंने कम्युनिकेशंस में, साइकोलॉजिस्ट में बहुत ज़्यादा इस पर काम भी किया है जेम्स टिवेट ने, इसीलिए उसे यूनिवर्सिटी का फादर भी बोला जाता है। एक्सटेंशन में सोशल वर्क पे भी इन्होंने फोकस किया था। जेम्स टिवेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है, इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है नेट में। देखिए नेट में, ARS में, GRF में इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए आपको हमेशा ये पता होना चाहिए। जेम्स टिवेट इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज JP लिगन्स। देखिए JP लिगन्स, और ये यूनिवर्सिटी का फादर है, ये जनरल अगर एक्सटेंशन का फादर पूछा गया तो JP लिगन्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में द फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, एक्सटेंशन इन इंडिया अगर पूछा गया तो KN सिंह है। KN सिंह को फादर ऑफ इंडिया। ये तीनों में से हमेशा आपको पता होना चाहिए, तीनों में से एक बार नेट में, देखिए नेट में, ARS में या GRF में, इन तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है, कंफर्म है। आप ये कंफर्म कर लीजिए कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा ही जाएगा। उसके बाद में द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन was accepted by Cambridge University, London universities and by the Oxford universities. 1880, 1873, 1876 और 1878 रिस्पेक्टिवली इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वाज एक्सेप्टेड बाय कैम्ब्रिज। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक्सटेंशन के अलावा कोई चांस ही नहीं है। अगर आप लेबोरेटरी में पढ़ोगे सिर्फ तो इसका कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, नॉलेज इन्फॉर्मेशंस दें हम कहाँ से देने वाले। एक्सटेंशन इसलिए एक पार्ट बन गया है यूनिवर्सिटी सिलेबस का, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताई थी। उसके बाद में टू स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू द सिटीज, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एस्टैब्लिश्ड अ कमीशंस, कंट्री कमीशंस इन द, जो माइग्रेशंस होता है गांव, जैसे कि विलेज के लोग किसी काम के लिए, जॉब के लिए गांव विलेज से सिटी प्लेस में जाते हैं, इसी पे कमीशंस बनाया गया था। इन USA द फर्स्ट एग्रीकल्चरल सोसाइटी वॉज एस्टाब्लिश इन द फिलाडेल्फिया, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इन 1785, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। इन USA द फर्स्ट एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ was established to keep the rural people in rural area out of school educations, out of school system of educations, out of school education should given to them. For this committee was signed known as the Philadelphia Committee. एक कमेटी भी आपको, कमेटी हमेशा आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद में है अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी द टर्म एक्सटेंशन मीन्स ब्रांच ऑफ अ यूनिवर्सिटी फॉर द स्टूडेंट हु कैन नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटीज़ प्रॉपरली। उनके लिए एक मीनिंग बताया था कि जो आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी है, बाहर से भी आप इसे पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। लैंड ग्रांट कॉलेज इन USA कम इनटू एग्जिस्टिंग द पार्ट ऑफ मोरिल एक्ट, इसे आप डिटेल में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरिल एक्ट कब पास हुआ था? 2 जुलाई 1862 में ये मोरिल एक्ट स्टार्ट हुआ था। मैंने इसे इसलिए याद किया है क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई ही है, 2 जुलाई
1862, ये मैंने एक्चुअली याद करना है आपको 100%, बट ये मुझे हमेशा इस तरीके से मैंने इसे याद किया हुआ है, तो आप इसे रट भी सकते हो। क्वेश्चंस पूछा जाता है मोरल एक्ट, और जितने भी एक्ट है ना, ये इस पे क्वेश्चंस हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाता है। उसके बाद में मोरल एक्ट वाज पास्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ अब्राहम लिंकन। दिस इज अ ग्रेट प्रेसिडेंट इन अमेरिका, नॉट ओनली अमेरिका बट ऑल्सो होल वर्ल्ड। दिस इज अब्राहम लिंकन, इट इज़ अ ग्रेटेस्ट, always the greatest president in the whole world also। तो अब्राहम लिंकन के अंडर द प्रेसिडेंसी में इस मोरल एक्ट को पास किया गया था, ये आपको बताऊँ। उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस कम इनटू एग्जिस्टेंस एज द पार्ट ऑफ हैच एक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टेशन। उसके बाद में नॉन फॉर्मल एजुकेशन ही चला है। उसके बाद में हैच एक्ट कब पास हुआ था? 1887 में। उसके बाद में है सीड कॉर्न ट्रेन्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन लोआ इन 1904 बाय प्रोफेसर हॉल्डन। कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस इज अ कंसिक्वेंस ऑफ स्मिथ लीवर एक्ट। मैंने आपको बताया कि जो भी मैं एक्ट आपको बता रहा हूँ ना, ये सभी आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और नेट में, जीआरएफ में और एआरएस में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है। सोशल साइंस पे किसी सब्जेक्ट में आप देखोगे तो मोरल एक्ट, जैसे कि हैच एक्ट, मोरल एक्ट, या जो भी जितने भी एक्ट है, इसे आपको डिटेल में ऑर्डर पढ़ना ही होगा। स्मिथ लीवर एक्ट है 8 मई 1914, ये आपको 100% पता ही होना चाहिए, आपको दिमाग में फिट करना है इस पर। द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड एक्सटेंशन वॉज डन बाय द होरिस। एक्सटेंशन कैन बी कंसिडर्ड टू हैव द कम डेवलप्ड फ्रॉम द सोशोलॉजी। देखिए सोशोलॉजी का पार्ट्स है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें सोशल डेवलपमेंट करना है, सोशल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है, तो एक्सटेंशन का काम ही है कि सोशोलॉजी में एग्जैक्टली वहाँ पे काम करना। इन एक्सटेंशन एजुकेशन टीचिंग इज मेनली द हॉरिजॉन्टल पार्ट्स है। एग्जैक्टली हम जैसे बता रहे हैं, मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन मैंने प्रीवियस में हम पता लगे एक्सटेंशन इज अ टू वे प्रोसेस है। एक जगह पे अगर आप कोई भी इंडिविजुअल इंसान, मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन वर्कर के थ्रू यहाँ पे मैसेज जा रहा है कि फार्मर के पास में, तो ये प्रोसेस वहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, टू वे प्रोसेस है। और मेन रीज़न यहाँ पे होगा हॉरिजॉन्टली है, आपको डायरेक्टली टू वे प्रोसेस में हॉरिजॉन्टली देना है। एक्सटेंशन वर्क इन जापान फर्स्ट स्टार्टेड बाय द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फार्मर के ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार ही जापान में इसे स्टार्ट किया था। एक्सटेंशन इन द जापान कैरिडली आउट एट अ नेशनल, प्रेफेक्चुरल एंड विलेज लेवल। देखिए नेशनल लेवल में जापान इसीलिए डेवलप है क्योंकि वहाँ के विलेज डेवलप है। विलेज, अगर जापान के विलेज देखोगे कि विलेज में भी बहुत जगह पे टेक्नोलॉजी उनकी है, इनोवेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। इनोवेशन की अगर बात करें, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है जापान में, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, इनोवेशंस हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है ना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ मैंने आपको बताया, न्यू टेक्नोलॉजीज़ वो इमिडिएटली अडॉप्ट भी करते हैं। तो इन सभी पे जापान ऑलवेज फोकस किया जाता है। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नेशनल लेवल में एक्सटेंशन पे काम किया जाता है, प्रेफेक्चुअल मतलब मिडिल लेवल में, स्टेट लेवल में, और डायरेक्टली विलेज लेवल में ज़्यादातर फार्मर्स जहाँ पे काम करते हैं उन पे भी काम किया जाता है। उसके बाद में है फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन एक्सटेंशन एजुकेशन सैंक्शंस ऑन अ स्टडी ऑन अ फार्मिंग सिस्टम्स इन द ईयर 1977। इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड ऑन 22 जून 1964 में इसे इस्टेब्लिश किया, 22 जून 1964 में। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1966। द आईसीआर डिवीजन ऑफ एक्सटेंशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1971। ये जो पीरियड है ना, ये बहुत ही आपको ये सभी पे मतलब ये जो ईयर है ना आपको रटना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम ये चांस भी नहीं है। क्वेश्चंस आ गया, क्वेश्चन किसी पे भी पूछा जा सकता है, तो आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू आपको काम करना है, और किसी पे भी क्वेश्चंस अगर पूछा गया तो आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट एनिमल सेंसस स्टार्टेड इन 1919 और 20 में। एनिमल सेंसस जैसे हम जो होता, जैसे हमारी सेंसस होती है 5 साल में, हर 10 ईयर में,
उस तरह से एनिमल की फर्स्ट एनिमल सेंसस स्टार्ट हुई थी 1920 में। तो ये जनरल बेसिक पे कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन। एग्रीकल्चरल फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चरल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1930 में। फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया 1970-71 में। देखिए इंडिया में 1947 में तो इंडिया इंडिपेंडेंस मतलब भारत को स्वातंत्र मिलने के बाद में 20 ईयर 1965 में तो ग्रीन रिवॉल्यूशंस आया था, वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी डेवलपमेंट नहीं थी एग्रीकल्चर में कि जो इमीडिएटली फार्मर पूरी तरह से न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करे या न्यू कोई वेराइटीज़ पे काम करे। न्यू टेक्नोलॉजी यानी क्रिएटिविटी इनोवेशंस बिल्कुल कोई भी चीज़ पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी उस वक्त में। अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर सेंसस स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस स्टार्टेड इन 1871 में। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद में हम नीचे देखेंगे बेसिक कंसेप्ट के अनुसार चेंज द डिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ द पीपल, नॉलेज, एटीट्यूड और एजुकेशन। नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम 3 पिलर्स भी बोल सकते हैं। 3 पिलर्स ऑफ एनी इंडिविजुअल या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 3 पिलर्स भी बोलते हैं। जैसे आप देखोगे कि नॉलेज जो है ना, नॉलेज ये रूट है। आपके पास में अगर नॉलेज है तो आप कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हो। उसके बाद में है एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए इसे बोला डिज़ायरेबल चेंजेस ऑफ द पीपल। देखिए यहाँ पे और ये है स्किल। आपके पास में स्किल भी होनी चाहिए। एजुकेशन है, स्किल नहीं है तो आपका एजुकेशन में आपको प्रायोरिटी आप मतलब जॉब की फैसिलिटीज़ या आप पर्सनल लाइफ को ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले नॉलेज पे फोकस करना है। नॉलेज ऑटोमेटिकली आपकी स्किल को चेंज कर पाएगा और आपके पास में अगर स्किल है तो आपका माइंडसेट भी चेंज होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स इन एवरी एजुकेशन सेक्टर। या आपकी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को चेंज करने के लिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स। इसी को हम 3 पिलर्स भी बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट के रिलेटेड पार्ट्स हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KAS। that is this is important in education sector also. Education is a process of socialization. Education can change your personal life, education can change your professional life, एजुकेशन कैन चेंज द सोशल सिस्टम्स ऑल्सो। इसीलिए सोशलाइजेशंस बोला जाता है। एजुकेशन अगर आपके पास में प्रॉपरली है तो डेफिनेटली आप कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकते हो। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन ग्रेट, that is a spiritual leader, that is Swami Vivekananda said by this education is a manifestation of perfections already in the man's। ये डायरेक्टली पे नेट में लास्ट ईयर की नेट में मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में जो जहाँ पे लास्ट नेट की एग्ज़ाम जो थी उसमें पूछा गया था। ये ARS में भी क्वेश्चंस आया है। मैं आपको बता रहा हूँ ARS में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। GRF में तो हर हमेशा इसे पूछा जाता है। GRF में से क्वेश्चंस आता ही आता है। और उसके बाद में है एलिमेंट्री एजुकेशन कवर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। 6 to 11 ईयर 6 to 11 ईयर्स तक जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है कंपलसरी किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में इस एक्ट को लिया गया था फ्रीडम ऑफ एजुकेशंस के लिए। और यहाँ से ही प्राइमरी एजुकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट में जो बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय विच पर्सन्स अक्वायर एंड एक्यूमुलेट नॉलेज, एटीट्यूड एंड द स्किल इज इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए इनफॉर्मल एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। दिस इज नॉट अ सम बेसिकली इसमें मैंडेटरीज है, ऐसा नहीं है। दैट यू लर्न टिल योर डेथ के अनुसार, फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक। जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम बर्थ टू डेथ में यहाँ तक जो चीज़ें हम सीखेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज इनफॉर्मल एजुकेशंस। और इनफॉर्मल एजुकेशंस में आप देखोगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, ये सब कुछ चीज़ें जहाँ से सीखोगे दैट इज़ कॉल्ड एज इनफॉर्मल एजुकेशन। और दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट, बट ऑलवेज यू रिमेंबर द इनफॉर्मल एजुकेशन देर इज़ अ नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस, देर इज़ अ फ्रीडम टू लर्निंग। जब फ्रीडम है लर्निंग के लिए, फ्रीडम से यहाँ पे आपको कोई भी क्लासरूम्स वर्क्स नहीं है, क्लासरूम नहीं है वहाँ पे। आप फ्रीडम के साथ में आउटसाइड में
इसे सीख सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज ए इनफॉर्मल एजुकेशंस। यहाँ पे क्यूरिकुलम्स नहीं है, यहाँ पे टाइम्स नहीं है, यहाँ पे आप फ्रीडम के साथ में सीख सकते हो जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद में है हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रोनोलॉजिकल ग्रेडेड एंड हिरार्किकली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मल एजुकेशंस। मैंने आपको पहले ही बताया फॉर्मल एजुकेशन देर इज़ अ रूल्स एंड रेगुलेशंस, देर इज़ अ दिस इज़ अ वेरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। क्रोनोलॉजिकल मीन्स क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल मीन्स आपको वहाँ पे फोकस करना होगा टाइम मैनेजमेंट के अनुसार, वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होंगे, टाइमिंग्स होंगे, क्लास में कैसे कैसे करना है, ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पे हिरार्किकली टॉप ऑर्डर मिडल एंड लो लेवल में। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चरल एजुकेशंस, जहाँ पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। उसके बाद में एजुकेशन सिस्टम्स विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिकली एजुकेशनल एक्टिविटी कैरिडली ऑन आउटसाइड। देखिए आउटसाइड आ गया तो इसमें एक्सटेंशन ही यूज़ करना है आपको, फॉर्मल सिस्टम्स टू पर्टिकुलर सब ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन फॉर्मल एजुकेशंस। और नॉन फॉर्मल एजुकेशंस आ गया तो आपको समझना है कि यही एक्सटेंशन एजुकेशंस है। और ये आपको देखिए इस पर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैंने आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इन नॉन फॉर्मल एजुकेशंस नंबर ऑफ की एलिमेंट आइडेंटिफाई बाय एटलिंग, राधाकृष्णन एंड ब्राउन इज़ द 6 की एलिमेंट है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में 6 की एलिमेंट है, और इस एलिमेंट में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद में है नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ द लर्नर सेंटर है, लेस ब्यूरोक्रेटिकल कंट्रोल एंड मोर डिसेंट्रलाइज्ड। देखिए लर्नर सेंटर मतलब क्या है कि जो फार्मर है ना, फार्मर के अगेन फार्मर से कनेक्टेड ही हमें सब कुछ चीज़ें सीखनी है। लेस ब्यूरोक्रेटिकल और मोर डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स ट्रांसफ़र फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफर फ्रॉम इन्फॉर्मेशन नॉलेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लेवल टू डायरेक्टली फार्मर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसेंट्रलाइजेशंस एंड दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन फॉर्मल एजुकेशंस। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कभी भी पूछा जाता है। उसके बाद में है एक्सटेंशन व्हेन एम एट एम्पावरिंग और अपलिफ्टिंग द पुअर, इमेंसिपेटरी एक्सटेंशन, दैट इज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पुअर लोगों को ऊपर ले जाने के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए इमेंसिपेटरी एक्सटेंशन दैट एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, दैट इज अ फॉर्मेटिव extension when used as a policy instruction for achieving societal objective, that is a persuasive extension. what is my persuasive extension में क्या अगर क्वेश्चंस किया जाए तो persuasions मीन्स क्या होता है, to convince the people, to motivate the people, to provide the idea, change their the mindset, change the attitudes of the particular peoples, that is called as a persuasive extension. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अचीविंग द सोसाइटली गोल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एमेंसिपेटरी एक्सटेंशन भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिव एक्सटेंशन भी इंपॉर्टेंट है, बट किसके लिए यूज़ किया जाता है ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद में है एक्सटेंशन एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर हेल्पिंग द पीपल टू मेक वेल कंसिडर्ड चॉइसेस, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेटिव एक्सटेंशंस। वेल कंसिडर्ड चॉइसेस हेल्पिंग द पीपल, लोगों को देखिए लोगों को कोऑपरेट करने के लिए, लोगों को एग्जैक्टली कनेक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए इंफॉर्मेटिव एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है, हमको पता होना चाहिए इस पर बेसिकली। उसके बाद में है एक्सटेंशन दैट मूव्स द बियॉन्डिंग द ट्रेडिशनल क्रॉप प्रोडक्शंस टेक्नोलॉजी टू इंक्लूडिंग लैंड बेस्ड एक्टिविटी, ब्रॉड बेस्ड एक्सटेंशन है। ट्रेडिशनल लेवल में ये सब कुछ चीज़ें डिस्कस होगी। उसके बाद में एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड रूरल वेलफेयर विच एम्प्लॉइजिंग द एक्सटेंशन प्रोसेस एज मीन्स ऑफ द प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन सर्विस। एक्सटेंशन का मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो भी गवर्नमेंट की कुछ भी चीज़ें हैं, डायरेक्टली सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल हेल्प के लिए एक्सटेंशन सर्विस को यूज़ किया जाता है या एक्सटेंशन को यूज़ किया जाता है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन सर्विस इज अ स्टेट गवर्नमेंट। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इस पर काम किया जाता है, लोकल लेवल में भी हैं,
और बहुत जगह पे भी इस पे काम किया था। एक्सटेंशन सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद में है एक्सटेंशन सर्विस फोकस ओवर द लोकेशन स्पेसिफिक, इनपुट इंटेंसिव एंड टारगेट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। देखिए, एक्सटेंशन ऑलवेज फोकस ऑन द रिजल्ट ओरिएंट। दिस इज नॉट ओनली फॉर प्रोवाइडिंग अ नॉलेज ऑन इन्फॉर्मेशन टू द पीपल्स, दे फोकस ऑन द सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। एक्चुअली फील्ड के प्रॉब्लम, पर्सनल के प्रॉब्लम, सोशल के प्रॉब्लम को भी कोई भी होगा उस पर एक्चुअली सॉल्व करना है। दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको रोल बताया, दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ एक्सटेंशन, दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। They give the proper result, they give the proper solution, they give the proper information to the peoples. They are the creative and they are the innovative ideas provide to the farmers. That is called as extension worker. ये रोल मेजर रोल उन्हीं का होता है। उसके बाद में the job of extension in agricultural and home economics is to assisting the people engaging in the farming at home, making to utilizing the full resources, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मीटिंग सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन। दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सटेंशन जॉब। मैंने आपको बताया जॉब में एक्सटेंशन वर्कर का जॉब ही है, एक्सटेंशन वर्कर का जॉब ही है मीटिंग कंडक्ट करना। मैंने आपको बताया कि मीटिंग कंडक्ट करना है। आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, लेक्चर में भी लेक्चर देने का काम पड़ा, लेक्चर भी आप वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। उसके बाद में है ग्रुप के साथ में डिस्कस करना, ग्रुप के साथ में डिस्कस करना। उसके बाद में आप उनको एग्जैक्टली फार्म विज़िट भी कर सकते हो, फार्म विज़िट है, डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट करना, डेमोन्स्ट्रेशंस भी कंडक्ट कर सकते हो आप, और उनको बेसिक इन्फॉर्मेशंस आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये बहुत ही वैल्यूएबल आइडियाज़ प्रोवाइड करना है एक्सटेंशन प्रोसेस में। Working with the rural peoples through out of school education along with their the current interest and the need for getting overall development of the rural family, that is called as extension process। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वर्किंग विद द रूरल पीपल के साथ में काम करना, फार्मर के साथ में काम करना, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनकी नीड और इंटरेस्ट को एनालिसिस करना, और उनको फाइनली जो भी चीज़ें हैं उनको बताना, और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए पर्सनल, फैमिली के लिए, सोशल, एवरीथिंग इज़ डेवलप्ड इन द रूरल एरिया। ये एक्सटेंशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग टू है। उसके बाद में है द बेसिस ऑफ एनी एक्सटेंशन अप्रोच इज अ इंडिविजुअल इज अ मीन्स टू एंड। देखिए, इंडिविजुअल इंसान पे फोकस करना है, इंडिविजुअल पर्टिकुलर फार्मर पे फोकस करना है, इंडिविजुअली हमें टारगेट करना है कि उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, पर्सनल में, फैमिली में, और उनकी सराउंडिंग एरिया में, सब कुछ चीज़ें हमें टारगेट करना है कि इंडिविजुअल पर्सन को, क्योंकि उनकी डेवलप होनी चाहिए। इस पर भी क्वेश्चंस ऑलवेज आपको याद रखना है कि इस पर कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है, और इस पे अगर क्वेश्चंस पूछा गया तो आपको ये भी क्वेश्चंस पता होना चाहिए। और देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा एक्सटेंशन अप्रोच इन इंडिया जनरली फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। द मोस्ट preferred work in extension work is a democratic. People participate by taking initiative independent of external institution to change the system, self mobilizations। उसके बाद में है पीपल पार्टिसिपेशन बाय बीइंग द टोल्ड व्हाट गोइंग टू हैपन और हैज़ ऑलरेडी हैपन, पैसिव पार्टिसिपेशंस। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट अप्रोच, अदर वर्ड्स, इज कॉल्ड एज अ बॉटम अप अप्रोच। बुक गाइड ऑन अल्टरनेटिव एक्सटेंशन अप्रोच वॉज रिटन बाय द एक्जिन्स GH। ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ एक्सटेंशन अप्रोचेस अकॉर्डिंग टू एक्जिन इज 8। द एक्सटेंशन अप्रोच where short change is measure of the success, that is a project approach। Example of project approach is NA, National Agriculture Innovation Project, और Institutional Village Linkage Program। ये दो प्रोग्राम्स है, आपको इस पे भी फोकस करना है, याद रखना है। नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट है। मैं आपको यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज NAAP। ये आपको याद रखना है। और जो IVLP है, इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम, ये है। उसके बाद हम देखेंगे कि द एक्सटेंशन अप्रोच वेयर द सक्सेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द फार्म पीपल willingness and ability to share some cost।
that is a cost sharing approach. The extension approach, wherein the measure of success is the farming, people attendance at and the participations in the School of Agriculture extension activity, that is called as educational institutional approach. Extension is a fairly centralized and is oriented towards one commodity or the crop, and agents may have many function. Commodity specialized approach. Example of commodity specialized approach is कॉफ़ी बोर्ड, सिल्क बोर्ड एंड टोबैको बोर्ड। इस पे काम किया जाता है, इस पे कभी कभी क्वेश्चंस आता है, इतना मैंडेटरी नहीं है। द एक्सटेंशन अप्रोच इज वेयर द सक्सेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप कवर्ड बाय द प्रोग्राम। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम कब आया था? 1974 में। 1974 हमेशा याद रखना है आपको, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम में एक्चुअली फील्ड पे विजिट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको इन्फॉर्मेशन देना और वहाँ पे चेंज क्रिएट करना, दैट इज़ कॉल्ड एज दैट इज़ अ मेन पर्पज़ ऑफ द ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम्स। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए, बेसिक नीड है, इस पर कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। ट्रेनिंग एंड द एक्सटेंशन अप्रोच वेयर इन द सक्सेस इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच द फार्मिंग people adopt the technology developed by the programs and continue using them so over times. Farming systems development approach. The extension approach where the success is measured in terms of the rate of takes of the recommendations and increasing the national production. General agricultural extension approach. Objective of extension. देखिए एक्सटेंशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक्सटेंशन एक्सप्रेशन ऑफ एंड टूवर्ड्स विच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेसिकली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। ये दोनों पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस ऑब्जेक्टिव पे जो है ना क्वेश्चंस लास्ट टाइम में, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में ARS में अगर कंफर्म होगा तो आप मुझे बताइए, ARS में नेट में लास्ट में नेट में भी ARS में भी और GRF में भी इस पे क्वेश्चंस आया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस पे आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इस पे। उसके बाद में है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में है 3 लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव आर। फंडामेंटल है, जनरल ऑब्जेक्टिव है, वर्किंग ऑब्जेक्टिव है। 3 लेवल के ऑब्जेक्टिव है। ऑल इंक्लूसिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल आर फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। देखिए सोशल के प्रॉब्लम्स होगा, सोसाइटी के प्रॉब्लम है, दिस इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। ऑलवेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, every person, that is they are just focused on the fundamental objective, they must to solve them because the farmer at the village level, yes village के लोग जो है उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी तो बाकी डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम्स आएगा। दैट इज दिस इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी की डेवलपमेंट, दिस इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। रूरल डेवलपमेंट, दिस इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। The good life, better citizens, democracy, better prosperity are including in the fundamental objective. This is important. Welfare of the society, welfare of the peoples, provided the better facilities to the rural people, that is called as a fundamental objective. Example of fundamental objective, people participation in the planning at a grassroots level. What is a grassroots level? This is important part. Grassroots level means that is the rural development, there is a local people, there is a poor people development, there is a focus on the poor people, focus on the farmers, focus on the local people, they are the village people, and they provided every facilities required for the basic जो चीज़ें हैं उनको डेवलप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रास रूट लेवल में डेवलप करना है। उसके बाद में है ऑब्जेक्टिव विच इज़ अ जनरल बट मोर डेफिनेटली सोशल ऑब्जेक्टिव इज अ जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंडेटरी क्रिएशन से, पंचायत राज सिस्टम से, बॉडीज है, लोकल ग्राम पंचायत को डेवलप करना है, दैट इज दिस इज अ बेसिकली जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। वर्किंग ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑपरेट एट द फिक्स्ड एक्सटेंशन वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा? इनएक्टमेंट ऑफ द सुटेबल लॉज रिलेटिंग टू द पंचायत राज सिस्टम, ग्राम पंचायत के रिलेटेड, होल्डिंग इलेक्शन इन द टाइमली 5 ईयर के बाद में टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट करना है गांव विलेज एरिया में या लोकल लेवल में, प्रोवाइडिंग द फंड्स एंड फैसिलिटी टू द पंचायत सिस्टम, द ग्राम पंचायत में बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, टू प्रोवाइडेड ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द रूरल डेवलपमेंट, रिक्वायर्ड फॉर द विलेज डेवलपमेंट, रिक्वायर्ड फॉर द लोकल पीपल डेवलपमेंट, दिस इज important. Providing a basic facilities, fundamental objective of the extension is overall development of the peoples.
ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब क्या है, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओवरऑल डेवलपमेंट में यही चीज़ें आती है। अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट आ गया ना तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। फर्स्ट नंबर 1 में है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, नंबर 2 कल्चरली डेवलपमेंट, नंबर 3 में है सोशली डेवलपमेंट। उसके बाद में फाइनेंशियली भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली भी डेवलप करना बहुत ही मैंडेटरी है। तो फाइनेंशियली भी यहाँ पे डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव के अनुसार है। उसके बाद में है फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन, डिजायरेबल चेंज इन द ह्यूमन बिहेवियर, चेंज द ह्यूमन एटीट्यूड, चेंज द ह्यूमन माइंडसेट, चेंज द ह्यूमन, जो हम बोल सकते हैं ना, द थॉट प्रोसेस। डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर में चेंज करना मेन इंपॉर्टेंट बेसिकली ऑब्जेक्टिव। अगर बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है। चेंज इन द नॉलेज मीन्स द चेंज इन द व्हाट पीपल नोज, लोगों को क्या पता है उसी को हम चेंज इन नॉलेज बोलते हैं। चेंज इन द स्किल मीन्स चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ द डूइंग थिंग्स, लोग किस चीज़ को किस तरह से करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ स्किल, ये इंपॉर्टेंट है। चेंज इन द एटीट्यूड मीन्स चेंज इन द फीलिंग्स और द रिएक्शन टुवर्ड द सर्टन थिंग, वो किस तरह से सोचते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, दैट इज कॉल्ड एज अ एटीट्यूड। और इन तीनों को ही इंपॉर्टेंट है, 3 पिलर्स इन एवरी एजुकेशन सिस्टम्स, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। मैंने स्टार्टिंग स्टेज में ही बताया था आपको। चेंज इन अंडरस्टैंडिंग मीन्स चेंज इन द comprehensions, change in goal means distance in any given directions one is expected to go during a given period of times। उसके बाद में है चेंज इन एक्शंस मीन्स चेंज इन द परफॉर्मेंस और द डूइंग थिंग्स, जो चीज़ें आप कर रहे हो किस तरह से कर रहे हो, डिसीजंस, इसमें डिसीजन भी इन्वॉल्व है, उसे चेक करने के लिए। चेंज इन द कॉन्फिडेंस मीन्स चेंज इन द सेल्फ रिलायंस। उसके बाद में है कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय द लीगन्स। लीगन्स को फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बोला जाता है, ये आपको कभी भी याद रखना है। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन का फादर ऑफ जेम्स टिवेट है, जेम्स टिवेट फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, बट फादर ऑफ एक्सटेंशन इज जेपी लीगन्स है, ये पता होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछा था डायरेक्टली। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द 5 स्टेप्स सॉर्टर सिचुएशंस, दैट इज सॉर्टर मीन्स क्या होता है, सिचुएशन से, ऑब्जेक्टिव से, टीचिंग, इवैल्यूएशन, रिकंसिडरेशन से, फाइनल। रिकंसिडरेशन मीन्स ओवरऑली डिस्कशंस करना। व्हाट इज नाउ, दैट इज कॉल्ड एज अ सिचुएशंस। व्हाट इज नाउ मीन्स राइट नाउ, व्हाट काइंड्स ऑफ द सिचुएशन या व्हाट काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स एक्चुअली फेस बाय द फार्मर्स, फार्मर को किस तरह के प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ राइट नाउ, इसी को हम सिचुएशंस बोलते हैं। उसके बाद में है व्हाट शुड बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या है कि प्रीवियस ईयर में हमें टारगेट लेना है कि 90% उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। दिस इज़ अवर टारगेट, दिस इज़ अवर ऑब्जेक्टिव्स, मेन गोल है, इसे हमें किसी भी तरह से अचीव करना है, दिस इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट गोल। उसके बाद में व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, दिस इज कॉल्ड एज अ टीचिंग मेथड, हमें किस तरह से टीचिंग करना है, क्या स्क्रिप्टिंग है, क्या टॉपिक है, किस तरह के प्रॉब्लम्स है, क्या हमें इंफॉर्मेशन देनी है, दैट इज़ द मेन एरिया ऑफ टीचिंग। तो ये आपको फोकस भी करना है इस पर। उसके बाद में है व्हाट हैज़ बीन द रिजल्ट, इवेल्यूएशंस करना है कि रिजल्ट मिला या नहीं मिला है। हमने टारगेट किया था 90% रिजल्ट मिलने के लिए, हमारा जो गोल था, गोल और ऑब्जेक्टिव्स जो था वो था हमारा 90% हमें अचीव करना है किसी भी तरह से। तो ये अचीव हुआ या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमें एवेल्यूशंस को यूज़ करना है। व्हाट नेक्स्ट टू डू, रिकंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड एज एवेल्यूशंस करना है, पूरी तरह से फाइंड आउट करना है हम रिकंसिडरेशंस क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद में है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में है एक्सप्लेन बाय द लीगन्स ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। उसके बाद में है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सिचुएशंस इन विच द इम्पोर्टेंट ऑफ थिंग्स वी लर्न आर कॉल्ड एज अटेंशंस ऑफ द लर्नर, देयर इंटरेस्ट डेवलप, डिजायर अराउजेस एंड एक्शंस प्रोमोटेड, दैट इज कॉल्ड एज अ टीचिंग।
टीचिंग में ये सब कुछ चीज़ें यार, लर्निंग देना, अटेंशन करना, फोकस करना, उनकी सिचुएशंस को या प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सभी चीज़ें डिस्कस करना, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशंस देना, उसके साथ में डिस्कस भी करना, दैट इज़ कॉल्ड एज टीचिंग इज़ अ टू वे प्रोसेस। ऑलवेज फोकस करना है। मैंने आपको बताया था कि टू वे प्रोसेस है, टीचिंग इंपॉर्टेंट है। टू वे प्रोसेस नहीं है तो वैल्यूएबल नहीं मिलेगा आपको, प्रॉपरली कनेक्टिविटीज़ नहीं मिलेगी। देन ऑलवेज यू जस्ट वांट टू गिव, इफ़ यू वांट टू गिव द इन्फॉर्मेशन टू द रोअर पीपल, देन फोकस ऑन द टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन आंसर के साथ में होना चाहिए, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के साथ में यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए, उसके बाद में ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा। द प्रोसेस by which an individual through one's own efforts and ability change the behavior, that is called as a learning. A course of procedure, something that occurs in the series of action or event conducting to the desired end, that is called as a process. Learning is motivated by self. The element of learning situation including learners है, टीचर्स है, सब्जेक्ट मैटर्स है, टीचिंग मटेरियल है, फिजिकल फैसिलिटी, ये सभी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करना है। अगर आप किसी को बता रहे हैं पढ़ने के टाइम में, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, लर्नर फर्स्ट इम्पोर्टेंट, टीचर इज इम्पोर्टेंट, एक्सपर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, टीचिंग मटेरियल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप आपको इम्पोर्टेंट। फिजिकल फैसिलिटी आप इंडिविजुअली वहाँ पे प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। The relatively enduring changes in the overt and covert responses is as the result of perceived stimuli, that is called as a learning. People learn more rapidly and permanently when the learner experience is pleasant or enjoyable, related to law of effect. To do, by doing, and for doing are the fundamental objective of learning. ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव में ही इन्वॉल्व है कि क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ चीज़ें किस लिए करना है, सब कुछ चीज़ें जो है ना फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज एडवोकेटेड बाय द E.L. थॉर्नडिक्स। द लर्निंग कर्व इन टीचिंग फॉलो द यस शेप कर्व है। लर्निंग दैट सडनली अपीयर्स व्हेन अ रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स फॉर परफॉर्मेंस इज गिवन टू द लैटेंट लर्निंग। फादर ऑफ लर्निंग थॉर्नडिक्स को बोला जाता है। कभी कभी इस पर क्वेश्चंस भी आता है जीआरएफ में ज़्यादातर इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। एआरएस में और एसआरएफ में भी क्वेश्चंस आता है इस पे, जीआरएफ एसआरएफ में, इसलिए आपको याद रखना है इस पे इसे। द प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज लर्निंग फॉर अडल्ट प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड एक्सपीरियंस सेंटर्ड। द central problems in the getting adult to the learning, that is called as motivation. Learning is an active process on the parts of learner. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन वर्क इज़ द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। देखिए आपको हमेशा फोकस करना है, एक्सटेंशन इज अ मेन इंपॉर्टेंट टारगेट टू द पीपल, दे द फाइंड आउट देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स एंड देयर आफ्टर यू टेक द एक्शंस एंड देयर आफ्टर प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द पीपल्स। Without knows the need and interest of the people, you can't provide the proper information required to the farmers also, and that is why this is a very important portions, and this is important portions इसीलिए है कि लोग exactly उनकी अगर ज़रूरत के अकॉर्डिंग टू अगर प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन 11th है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग भी 11th है, या अगर वो क्वेश्चंस पूछा गया तो इस पर आपको काम करना है, दोनों सेम है। Generalized guidelines which forms the basis for decision and actions in the considerations way, that is called as a principle. Cultural simple means social heritage है। Differences which existing between the group of farmers as well as the between extension agents and the farmer regarding their habits, customs, value, it is called as a principle of cultural differences. ये सभी चीज़ें एक बात हमेशा याद रखना है, जो भी चीज़ें मैं हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सभी पे इन सभी पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज फोकस करना है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं डिटेल में वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर आप इस बुक्स में, श्रुति के इस बुक्स को अगर डिटेल में पढ़ लोगे या जो मैं बता रहा हूँ उस पर अगर समझ लोगे तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उससे आप 100% श्योर होकर वहाँ पे मार्क करोगे। उसके बाद में है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड स्टार्ट विद द लोकल ग्रुप, लोकल सिचुएशन एंड लोकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट लेवल। मैंने आपको बताया था ग्रास रूट लेवल इज अ, जिसे हम बोलते हैं ना कि बॉटम लेवल में टॉप लेवल में नहीं, बॉटम लेवल में, दैट इज विलेज लेवल में, लोकल लेवल में काम करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रास रूट लेवल। दिस इज इम्पोर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द विलेज लेवल में एरिया, पुअर पीपल की प्रॉब्लम सॉल्व करना,
The establishment of Panchayat Raj bodies at a various level, fulfilling the principle of grassroots level. Never do anything that you get someone to do for you, relating that the principle of leadership. लीडरशिप, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप किसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है. Instead of ignoring indigenous knowledge systems as a outdated, the extension agent try to understanding the involved the principle of indigenous. People should learn what to do, why to do, how to do, and with what result. That is called as a principle of learning by doing. And this is important. People should willingly cooperate and participate in identifying the problem solving, it then implementing the project in getting the a desired result. That is called a principle of participations. Primary unit of society is called as a family. Primary unit of society, primary unit of development of the village, development of the state, development of the whole country. दैट इज़ अ मेन रीज़न. प्राइमरी यूनिट है फैमिली. फैमिली डेवलप अगर नहीं है ना तो आप कुछ भी करोगे तो डेवलप नहीं है. बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क का भी हमारा टारगेट भी है फैमिली ही है. तो फैमिली इज़ अ इम्पोर्टेंट. फैमिली को प्राइमरी ग्रुप भी बोला जाता है, प्राइमरी ग्रुप में भी इन्वॉल्व है. इसलिए आपको ये पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट के रिलेटेड. Extension work and extension teaching methods must be flexible and adapted to the suit the local condition. That is called as a principle of adaptability. The end of the product extension work should produce satisfying result for the people. That is called principle of satisfaction. अगर आप result मिलेगा फार्मर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तो उस वक्त में इस प्रिंसिपल को यूज़ करना है. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इवेल्युएशंस प्रिवेंट दैट इज स्टैग्नेशंस. प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशंस. अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के अनुसार. ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के रिलेटेड. अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग. कंडक्टिंग डेमोन्स्ट्रेशंस बाय द फार्मर्स इन देयर ओन फील्ड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेल्फ एक्टिविटी. प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी. देखिए वर्ड भी इसमें आ गया और क्वेश्चन भी आ गया, इसमें कन्फ्यूजन्स नहीं है. सेल्फ एक्टिविटी, सेल्फ एक्टिविटी दो बार क्वेश्चन आया है, यहाँ पे वर्ड आया है तो आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो. If farmer obtain the profitable return by applying the nitrogenous fertilizers, they may be motivated to use the balancing fertilizer containing the phosphorus, phosphate and the potash for still higher return. The principle of associations, ये भी आपको याद रखना है. Learning is a growth like and continuous. That is called as a principle of associations. If farmer learn the techniques of water management in the particular crops, he should be able to use the techniques of other crop. That is called principle of transfer of technology के अनुसार. मतलब एक जगह पे उन्होंने यूज़ किया है, दूसरी जगह पे अगर आप उसी टेक्नोलॉजी को, उसी इन्फॉर्मेशन को, उसी आइडिया को दूसरी जगह पे यूज़ करना है, उसी इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र यूज़ किया जाता है. व्हेन प्लांटिंग अ क्रॉप इन लाइन्स गिव द बेटर यील्ड, द फार्मर्स में बी एडवाइज नॉट टू प्रैक्टिस broadcasting. That is a principle of disassociation. Learning is affected by emotions. Principle of disassociations. Discouraging the application of chemical fertilizer and advocating the organic farming. That is called as a principle of disassociations. When farmers are ready to cooperate with the good guidance, they may be able to form a cooperative society. Principle of readiness. इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसे अंडरस्टैंड कर लेना 100%. ARS में भी क्वेश्चंस आता है, GRF में भी क्वेश्चंस आता है, इस पर SRF में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है. नेट में तो इस पर क्वेश्चंस है ही है. प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस इज इम्पॉर्टेंट है. व्हेन फार्मर आर रेडी टू कोऑपरेट विद द गुड गाइडेंस, मतलब जो चीज़ें आप बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि किसी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू आइडियाज़ के बारे में लोगों के साथ में आप डिस्कस कर रहे हो, अगर लोग उसे अडॉप्ट करने के लिए एक्सेप्टेड है, अगर आप जो बता रहे हो उसे आप कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस बोला जाता है. ये चीज़ें सिंपली आपको पता होनी चाहिए. When farmer develop a favorable attitude toward the scientific treatment of cattle, they shall learn the importance of these types of treatment for the animal. That is called as principle of set of attitudes. Learning to use the sprayer correctly require practice several times over the principle of practice. Learning must result in the functioning of understanding. Principle of practices, law of exercises.
Favorable experiences of planting trees motivated tribal farmers to the collecting the sapling from this forest nursery. That is principle of motivations. When insects have appeared are likely to appear the crops, farmers shall readily learn about the plant protection. That is principle of timing. जिस वक्त में इंसेक्ट ने अटैक किया इंसेक्ट पेस्ट डिसीजंस में, उसी टाइम में अगर उन्होंने एक्शंस लिया तो रेडी एक्शंस लेने के बाद में उसे कंट्रोल किया, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग. लर्निंग मस्ट मेक सेंस टू द लर्नर. प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. When farmer use the crop loan for the very purpose which the loan is sanctioned, principle of clarity of objectives. Learning is a purposeful, that is principle of clarity. When village assisting the extension worker at the different level in the implementing a new program, that is principle of cooperations. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और इसे आप वन बाय वन डिस्कस भी कर सकते हो. देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के प्रिंसिपल हमारे कंप्लीट हो गए हैं. अब हम देखेंगे कोन ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स क्या होता है. कोन ऑफ एक्सपीरियंस, कोन ऑफ एक्सपीरियंस पहले एडगर डेल ने दिया है. कोन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडिफाई भी सिल ने किया था. एक इस पे क्वेश्चन 100% श्योर है, 100% श्योर है नेट में क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली पूछा जाता है. हु इज़ गिवन बाय द कोन ऑफ एक्सपीरियंस? एडगर डेल. इस पर डायरेक्टली आप 100% श्योर कर लो, 100% इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. At the bottom of cone of experience is the doing the real things. At the top, reading. Cone of experience classifying the instructional method according to experiential correctness. We tend to remember, जैसे हम किसी चीज़ को अगर सीखना है, टीचिंग कर रहे हो आप, कोई भी चीज़ हो आपको लर्न करना है तो किस तरह से आप पढ़ाई करोगे, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है. ये बहुत ज़रूरी है. इस पर क्वेश्चन आता है. GRF में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, SRF में भी इस पे क्वेश्चन आता है और जनरल बेसिक में भी आपको पता होना चाहिए. रीडिंग दैट इज़ अ 10%, इस पे क्वेश्चन आता है. रीडिंग से आप किस तरह से याद कर पाओगे. अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना तो सिर्फ 10% चांसेस है कि आप उसे समझ पाओगे और याद रख पाओगे. अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो लिसनिंग के साथ में, लिसनिंग के साथ में आप किसी लेक्चर को आप सुन रहे हो तो डेफिनेट 20% चांसेस हैं. आप देख के क्या सीख सकते हो, 30% देख के सीख सकते हो. हेयरिंग और सीइंग दोनों मिला के, हेयरिंग और सीइंग, सुनना और देखना के साथ में 50% चांसेस है कि उस चीज़ को आप समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, याद रख पाओगे. अगर आप किसी को बता रहे हो ना, टीच कर रहे हो ना, तो 70% चांस है कि उस कंसेप्ट को, उस चीज़ को आप 100% अंडरस्टैंड कर पाओगे, उसे याद रख पाओगे. बट सेइंग और डूइंग में, बट अगर आप बता भी रहे हो और कर भी रहे हो, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसे ट्रेनिंग है, 90% चांसेस होते हैं, 90% चांसेस कि उस चीज़ को आप समझ लोगे और उसे आप याद भी रख पाओगे बाद में. अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में. स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में फर्स्ट नंबर 1 आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे याद रखना है. द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली चूजिंग कर्स ऑफ एक्शंस फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव्स and integrating them for the purpose of achieving the desired goal, that is called as decision making ability. Step in extension teaching presented by Wilson and Gallups में, Wilson and Gallups टीचिंग मेथड में इन्होंने काम किया है. इस पर भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना हमेशा. Step in extension teaching are the AIDCAS. A means attention, I means interest, desire, conviction, action and satisfactions. इस पे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसे. द फर्स्ट स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग विच एम टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ न्यू आइडिया एंड प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड एज अटेंशन. अटेंशन करना मीन्स क्या है, लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशंस बताना, इन्फॉर्मेशंस, आइडियाज़ या नॉलेज के बारे में लोगों के साथ में डिस्कस करना, दैट इज कॉल्ड एज अटेंशंस. अनफ्रीजिंग द एग्जिस्टिंग बिहेवियर एंड मोटिवेटिंग द पीपल फॉर चेंजेस द डिज़ायर. द स्टेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग परsuasions एंड कन्विंस करना, पीपल लोगों को कन्विंस करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, न्यू आइडिया के बारे में बताने के लिए कन्विक्शन को यूज़ किया जाता है. कन्विक्शन मीन्स क्या है, विश्वास, बिलीव करना, विश्वास करना लोगों पे. जो भी आइडियाज़ आप बताओगे उस पर एग्जैक्टली लोगों का 100% विश्वास होना चाहिए अडॉप्ट करने के लिए. द स्टेज ऑफ पुटिंग द आइडिया और प्रैक्टिसेस इनटू द ऑपरेशन इज कॉल्ड एज एक्शन. फाइनल एक्शंस लेना, इन्फॉर्मेशन दोगे, आइडियाज़, सब कुछ चीज़ें बताओगे, उस पर फाइनल एक्शंस भी लेना बहुत ही ज़रूरी है.
According to Kelsey and Heron, the scope of agriculture extension identified in the 9 area of program emphasize. इस पे कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है. ओपनिंग द इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अ ग्लोबलाइजेशंस. Opening up of the monopoly market to increasing the foreign and domestic competition is called as a liberalizations. That is called as a liberalizations. क्या होता है, globalizations क्या होता है, ये सभी चीज़ें इंटर रिलेटेड है. अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के रिलेटेड. कंसेप्ट इज एंड द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट मीन्स द इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इन रूरल एरिया. फर्स्ट फेज डेवलपमेंट के मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल डेवलपमेंट करना है. सेकंड फेज में डेवलपमेंट होगा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में, इसे इसका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, एम्फेसाइज रेडियो टीवी, ये सब कुछ चीज़ें डेवलप करना है. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में फाइनेंशियली भी डेवलप करना है. थर्ड फेज है डेवलपमेंट का ह्यूमन सेंटर डेवलपमेंट. दैट इज अ पर्टिकुलरली फोकस ऑन द पुअर पीपल्स, लोकल पीपल, विलेज पीपल में एग्जैक्टली फोकस करना. उनको बेसिक रिक्वायर्ड जो चीज़ें लगती है, बेसिक नीड्स, उनको प्रोवाइड करना है. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थर्ड फेज है. फोर्थ फेज ऑफ द डेवलपमेंट इज द नॉलेज एंड द कॉम्पिटिशंस. प्रोवाइड द नॉलेज टू बेसिक required for the peoples. Successful management of the resources to satisfying changing human needs while maintaining or enhancing the quality of environment and conserving natural resources, that is sustainability. उसके बाद में हम देखेंगे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एक्सटेंशन ओवर द साइबर स्पेस, द इमेजिनरी स्पेस क्रिएटेड by the interconnected telecommunication and computer network, that is called as cyber extension. मीन्स क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम फेस टू फेस दे रहे हैं, इंडिविजुअली फार्म पे दे रहे हैं, दैट डायरेक्टली प्रोवाइडेड ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑनलाइन. बेसिकली जो ही कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करके, हम गूगल का यूज़ करके हम डायरेक्टली उनको प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशंस. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है, क्योंकि अब जो भी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं साइबर एक्सटेंशन में, ये इंपॉर्टेंट है. ऑनलाइन आप मीटिंग कंडक्ट करना या उनको प्रोवाइड जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एज साइबर एक्सटेंशन. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज, दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी. टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है मटेरियल टेक्नोलॉजी, नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी. When knowledge is embodied into a technological product such as the tools, equipment, agrochemicals, etc., that is called as a material technology. When the technical knowledge, management skill and other process that people need to better productions in the better enterprise, that is called as knowledge based technology. अब हम देखेंगे PRA मीन्स क्या होता है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल. दैट इज उसका फादर है रॉबर्ट चैम्बर, ये आपको याद रखना है. फार्मर फर्स्ट मॉडल वॉज प्रपोज बाय द रॉबर्ट चैम्बर. चैलेंजिंग द प्रोफेशनल बुक्स रिटन बाय द रॉबर्ट चैम्बर. एक्सटेंशन इज अ कम्युनिकेशंस इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू द एन रोलिंग. एन रोलिंग के अनुसार एक्सटेंशन इज अ कम्युनिकेशन इंटरवेंशन है. एक्सटेंशन साइंस बुक्स रिटन बाय द एन रोलिंग ने लिखा है. द सैटेलाइट मॉडल कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय जी पेरुमल. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बुक रिटन बाय द वैन डिन बैन. देखिए पिछले साल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोला, जीआरएफ में भी पूछा था, इसे नेट में भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा गया था. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बुक्स हु इज रिटन बाय वैन डिन बैन्स. बुक्स पेडागोगी ऑफ द ऑफ्रेज रिटन बाय द पॉल फ्रेर. उसके बाद में लर्निंग द रोप, दैट इज सोशलाइजेशंस. इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज पब्लिश्ड फ्रॉम IARI न्यू दिल्ली. इंडियन जर्नल. The science that deals with the adult learning, that is andragogy. The word andragogy have its root in the Greek words. Andragogy literally means the adult learning. देखिए इसे याद करना है आपको, ये याद रखना है. A means adult learning, adult लीडिंग के लिए, adult learning के लिए. The term andragogy was coined by the Alexander Knapp. अब देखिए इसमें अलेक्जेंडर में मैंने आपको बताया कि ये एंड्रेगोगी है. एंड्रेगोगी मीन्स अडल्ट होता है. अडल्ट के बाद में इसे एलेक्जेंडर, ये तीनों वर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो इसे भी क्लिक करना है, इसे क्लिक करना है, इसे क्लिक करना है, इसे क्लिक करना है. आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में इसमें फोकस नहीं करना है. अडल्ट लर्निंग इज़ अ प्रॉब्लम सेंटर्ड है. द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन अडल्ट लर्निंग इज़ अ मोटिवेशंस. पेडागोगी इज़ अ चाइल्ड लर्निंग है. पेडागोगी इज़ अ चाइल्ड लर्निंग. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी हैं, इसे आप हमेशा याद रखना है.
अब हम देखेंगे एक्सटेंशन के स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में। द फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन वर्क कंप्राइजिंग ऑफ द ICAR इंस्टीट्यूशंस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, 4 चैम्बर है फर्स्ट लाइन में, जो इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। उसके बाद में द मेन एजेंसी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वर्क इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एट नेशनल लेवल एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एट द स्टेट लेवल। इन दोनों के पे ही डिपेंड होता है कि एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट होगा। द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम्ब्रेसिंग और 60% ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ उन पे डिपेंड होती है। फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन वर्क कहाँ पे होता है? डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जो है 1966 में हुआ था, बट ICAR एस्टैब्लिश्ड अ सेक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एट इट्स हेडक्वार्टर इन 1971 में। मैंने आपको बताया कि इंडिया में स्टार्टिंग ही हुआ था 1971 में। फर्स्ट लाइन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ द ICAR इज अ AICPND ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, लैब टू लैंड प्रोजेक्ट, कृषि विज्ञान केंद्र। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे। AIC मीन्स ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डेमोन्स्ट्रेशंस। 1964 में ग्रीन रिवॉल्यूशंस के टाइम में, जब जहाँ पे 1965 की अगर बात करें, यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशंस स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने इस पे बहुत ज़्यादा काम भी किया है, ग्रीन रिवॉल्यूशंस पे। ये भी आपको याद रखना है। और फुल फॉर्म अगर पूछा गया तो ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। AIC मीन्स ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन द नेशनल डेमोन्स्ट्रेशंस, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। ये मैंने आपको बताया, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, लैब टू लैंड प्रोग्राम, कृषि विज्ञान केंद्र। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के अनुसार हैं। इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशंस, the programs which shows the genetical productions potentials of the new technology is the national demonstrations। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशंस मतलब क्या है? ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट में, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार में इस पर फोकस करना है, किसी भी एक्टिविटी पे, टेक्नोलॉजी पे या किसी भी तरह से यहाँ पे टारगेट करना है कि लोगों तक जाए। ORP मीन्स ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, 1974-75 में इसे स्टार्ट किया गया था। Disseminating the proven technology in the discipline area among the farmers on the watershed basis, aim of which is project that is called as operational research project। कृषि विज्ञान केंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर फार्म साइंस भी बोला जाता है। 1974 में यहाँ पे ऑल एक्टिविटी, रिसर्च, वेराइटीज, टेक्नोलॉजीज या किसी तरह से भी आप बात करोगे तो कृषि विज्ञान केंद्र इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल सेक्टर में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर एवरी डिस्ट्रिक्ट में 1 कृषि विज्ञान केंद्र होना चाहिए। ये एक टारगेट भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फर्स्ट KVK एस्टैब्लिश हुआ था पुडुचेरी में अंडर द तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। मैंने आपको बताया KVK 1974 में, याद रखना है आपको, यहाँ हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर क्वेश्चंस आया तो इसी भी क्वेश्चन ज़्यादातर भी पूछा जाता है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। प्रोग्राम्स ऑफ, देखिए प्रोग्राम्स designed to imparting need-based and the skill-oriented vocational training to the practicing farmers in service field level of extension workers and those who wish to go for the self-employment, that is called as a KVK। first KVK established हुआ था राजस्थान में, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। the credit for the success of KVK goes to Dr. चंद्रिका प्रसाद। KVK is a non-mobile है। 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ KVK, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करना है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग्स, इम्पोर्टिंग नॉलेज, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, प्रायोरिटिंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे टारगेट करना है। जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं उन पे टारगेट करना है उनको। मैंडेट ऑफ KVK, देखिए मैंडेट ऑफ KVK ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशंस कंडक्ट करना, ऑन फार्म टेस्टिंग करना। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द मेन बेसिक मैंडेट ऑफ KVK। The field demonstrations conducted under the close supervision of scientists of NARS, National Association Research, सॉरी NARS का फुल फॉर्म एग्जैक्टली मुझे अभी पता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। टेस्टिंग विच आर कंडक्टेड ऑन द फार्मर्स फील्ड ऑन सच अ प्रॉब्लम्स वेयर एप्रोप्रिएटली टेक्नोलॉजी are not available for particular climatic situations is on farm testings।
11th National Conference of KVK held at Bangalore 2013। देखिए मैंने आपको बताया कि अब हम देखेंगे NARS का फुल फॉर्म आपको बताऊंगा अभी मैं। NARS का यहाँ पे है फर्स्ट स्टार्टिंग में है नेशनल एग्रीकल्चरल, ए मीन्स एग्रीकल्चरल, ये भी इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। रिसर्च सिस्टम, ये NARS का फुल फॉर्म है। 11th कमीशंस के अनुसार 11th कमीशन ऑफ केवी की हेल्ड बेंगलुरु में हुआ था। उसके बाद में है लैब टू लैंड प्रोग्राम्स। लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979 में ऑन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ ICR के अनुसार। द प्रोग्राम हुज ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव द इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेवल, दैट इज कॉल्ड एज अ लैब टू लैंड प्रोग्राम्स। The program, which was initiated with the 75,000 farm families over the whole country, that is called lab to land। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, जो क्लासरूम में है वो क्लासरूम में नहीं होनी चाहिए, जो लैब में है लैब में नहीं है, डायरेक्टली फील्ड पे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते, दैट इज़ अ मेन पर्पज ऑफ लैब टू लैंड प्रोग्राम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। The first line transfer of technology project of the ICR is National Demonstrations Operational Research Project। लैब टू लैंड प्रोग्राम्स हैव इंटीग्रेटेड विद द KVK। ये सभी चीज़ें KVK में बाद में मर्ज हो गई थी। वो 1 अप्रैल में 1992 में। एक्सटेंशन रोल ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या रोल है वो हम आप डिस्कस करेंगे। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1949 वॉज हेडेड बाय द डॉक्टर S राधाकृष्णन। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कम एट पंतनगर उत्तरांचल 1960 में। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दैट इज़ मणिपुर में है। द एक्सटेंशन रोल ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज प्रेजेंटेड फॉलो द रिपोर्ट्स ऑफ रिव्यू कमेटी ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हेडेड बाय डॉक्टर MS रांधवा, who prepared the blueprint of establishment of agriculture university in different state of India। Dr. Ralph W. Cummins। Extension Education Institute आर नीलोखेरी हरियाणा 1959 में, आनंद गुजरात 1960 में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश 1962 में, जोरहाट आसाम इन 1984 में।